प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज के विषय में चर्चा करेंगे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की नियमित स्थापना की गई। इसमें सेनापति मेजर जनरल मोहन सिंह थे, उप सेनापति मुख्य सलाहकार कर्नल एएनएस गिल थे। इसकी गांधी ब्रिगेड लेफ्टिनेंट कर्नल आई के कियानी के नेतृत्व में थी। नेहरू ब्रिगेड लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खां के नेतृत्व में थी। आज़ाद ब्रिगेड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में थी। प्रत्येक ब्रिगेड में 300 सैनिक थे। और नंबर 1 हिंद फील्ड फोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल जे.के. भोंसले के नेतृत्व में थी। कुछ सहायक इकाइयाँ भी थी जिनका नेतृत्व हिंदू मुस्लिम सिख अधिकारियों को सौंपा गया था। इनमें से एक शाहनवाज खां भी थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो हो गई, परंतु इसे आरंभ से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोहन सिंह ने जापान सरकार को पत्र लिखकर मांग की 23 दिसंबर तक सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे, अन्यथा आज़ाद हिंद फौज अपनी स्वाधीनता की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी। जिसमें उन्होंने सीलबंद लिफाफे में एक पत्र भारतीय अधिकारियों के नाम रख दिया। इसमें लिखा है, यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया जाए। मोहन सिंह पत्र ने जापान सरकार, रास बिहारी बोस दोनों को ही नाराज कर दिया। रास बिहारी बोस के आदेश से मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। इस प्रकार आरंभ में ही यह समस्या उठ खड़ी हुई। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करने के संदर्भ में सबसे पहले 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.सी. चटर्जी, एस.ए. अय्यर, लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खां, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.डी. लोगनाथन, एहसान कादर, शाहनवाज खां, डी. राजू, ए.एम. सहाय, ए. जेलाप्पा, देवनाथ दास, करीम गनी, डी.एम. खान, जो जीवाई और ईश्वर सिंह को मंत्री बनाया गया। 23 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार की तरफ से ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उनका विख्यात उद्घोष जय हिंद पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। उनका दूसरा नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका दिल्ली चलो का नारा भी खूब लोकप्रिय हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करते हुए कुछ ही दिनों में 3 ब्रिगेडों, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड का पुनर्गठन कर लिया गया। चौथी ब्रिगेड सुभाष ब्रिगेड भी गठित कर ली गई। भारतीय स्त्री सैनिकों की सेना गठित करने के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु सिंगापुर में शिविर स्थापित किया गया। इसमें 500 महिला सैनिक रखी गईं। 1943 में दिसंबर तक आज़ाद हिंद फौज की स्थिति इस प्रकार थी। प्रथम डिवीजन में 10,000 सैनिक थे। दूसरी डिवीजन में अधिकतर नागरिक रंगरूट थे। इसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल एन.एस. भगत को सौंपी गई और प्रथम डिवीजन की 3 ब्रिगेडों का नेतृत्व क्रमशः लेफ्टिनेंट कर्नल आई.जे. कियानी, लेफ्टिनेंट कर्नल गुलजारा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद खां को सौंपा गया। तीसरी डिवीजन में भी नागरिक रंगरूट सम्मिलित थे। इसकी कमान मेजर जनरल जे.के. भोंसले को सौंपी गई। इसका केंद्र सिंगापुर में था। सुभाष ब्रिगेड शाहनवाज खां की कमान में गठित की गई। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के प्रवासी भारतीयों के प्रयासों से आज़ाद हिंद फौज को समर्थन मिला। लगभग उन्हीं दिनों बैंकॉक में पुराने क्रांतिकारी अमर सिंह ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। रामानंद पुरी ने थाईलैंड में इंडियन नेशनल काउंसिल का गठन किया। उस्मान खान ने शंघाई में गदर पार्टी बनाई। इन सभी दलों ने जापान की सहायता से भारत की मुक्ति का अभियान चलाया। जब 1942 में जापानी फौज ने बर्मा पर आक्रमण किया था, तब प्रवासी भारतीय प्रीतम सिंह भी अपने कुछ भारतीयों सैनिकों को लेकर जापानी फौज के साथ मोर्चे पर गए। युद्ध के मोर्चे पर आज़ाद हिंद की फौज की सुभाष ब्रिगेड भारत बर्मा की सीमा पर पहुंच गया। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून पहुंचकर अपना मुख्यालय स्थापित किया। 1942 में जब जापानियों ने बर्मा अधिकृत किया था, उस समय की तुलना में परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी थी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मनोबल काफ़ी ऊंचा था, परंतु युद्ध की दृष्टि से फौजी पूरी तरह से सुसज्जित नहीं थे। मेजर जनरल चटर्जी ने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में लिखा कि हमारी सेना जब बर्मा पहुंची तब उसके बाद न तो तोपखाना था, न ही मोर्टार। आज़ाद हिंद फौज सुभाष के नेतृत्व में आगे बढ़ती रही। मई 1944 में उसने मादोक नामक स्थान को जीत लिया, जो भारत की भूमि पर अंग्रेजों की अग्रिम चौकी थी। इस प्रकार आज़ाद हिंद फौज ने भारत की भूमि पर कदम रख दिए। सुभाष ब्रिगेड की दूसरी तीसरी बटालियनों ने भी अपूर्व शौर्य का प्रदर्शन
किया। उन्हें कलेवा से होकर टासू और फोर्ट व्हाइट के मार्ग की रक्षा का भार सौंपा गया। आज़ाद हिंद फौज की वीरता से प्रसन्न होकर जापानी सेनापति ने समस्त सुभाष ब्रिगेड को कोहिमा को कूच करने का आदेश दिया। यह निश्चय किया गया कि इम्फाल का पतन होते ही सुभाष ब्रिगेड ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर बंगाल में प्रवेश कर जाए। इसी समय जापानियों को पराजय का सिलसिला आरंभ हो गया। इससे इम्फाल आज़ाद हिंद फौज के कब्जे में आने से बच गया। गांधी ब्रिगेड को अप्रैल के प्रारंभ में इम्फाल की तरफ भेजा गया। जापानियों ने सोचा कि इम्फाल का पतन हो गया होगा, परंतु बाद में सूचना मिली फलोल के निकट घमासान युद्ध चल रहा है। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार करते हुए उन्हें शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया। अब ब्रिटिश सेना ने बर्मा पर पुनः अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, तब जापानियों को निरंतर पीछे हटना पड़ा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण कर दिया। सुभाष बोस अपने एक साथी कर्नल हबीबुर रहमान के साथ 17 अगस्त 1945 को लड़ाकू विमान से सैगांव से टोक्यो के लिए रवाना हुए। बीच में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस के विमान में आग लग गई और कुछ जापानी अधिकारियों सहित सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु हो गई। परंतु बहुत से लोगों का विश्वास है कि मित्र राष्ट्रों के हाथों में पड़ने से बचने के लिए सुभाष बोस भूमिगत हो गए और दुर्घटना में वो नहीं मारे गए थे। आज़ाद हिंद फौज की सफलताओं के मूल्यांकन के अंतर्गत कई सफलताएं महत्वपूर्ण हैं। आज़ाद हिंद फौज ने भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न को ब्रिटिश साम्राज्य के संकुचित दायरे से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह एक अनूठी घटना थी। इससे पहले ऐसा अद्भुत प्रयास और किसी ने नहीं किया था। संसार के अन्य देशों के इतिहास में ऐसी घटना देखने में नहीं आती कि हजारों देशभक्तों ने अपने देश को साम्राज्यवादियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए देश के बाहर रहकर सशस्त्र सेना का निर्माण करते हुए साम्राज्यवादियों की सेना पर धावा बोला हो। आज़ाद हिंद फौज के पास संसाधनों का अभाव था, फिर भी सैनिक बड़ी बहादुरी से लड़े। उन्होंने कई मोर्चों पर अपने से अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश सेना को कई बार परास्त किया। आज़ाद हिंद फौज ने कुछ समय के लिए रंगून को अपने अधिकार में रखा और रंगून की रक्षा के लिए वीरता से लड़ाई की। आज़ाद हिंद फौज ने जिस अनुपम त्याग, शौर्य, बलिदान का परिचय दिया वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गौरवमय अध्याय है। आज़ाद हिंद फौज के सेनापति सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को जय हिंद का नारा दिया, जो भारत का राष्ट्रीय उद्घोष बन गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की भूमि से बाहर रहकर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसे जापान, इटली, जर्मनी आदि देशों ने मान्यता प्रदान किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज़ाद हिंद फौज ने कांग्रेस नेताओं में घबराहट उत्पन्न कर दी। उन्हें लगा सुभाष बोस किसी भी दिन अपनी सेना लेकर दिल्ली में उतर जाएंगे और सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली जाएगी। गांधी जी ने करो या मरो और अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे नारे दिए। जवाहरलाल नेहरू ने घबराकर वक्तव्य दिया कि हम भारत की भूमि पर सुभाष का सामना तलवारों से करेंगे। जब अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया तो रॉयल इंडिया नेवी के 200 समुद्री बेड़ों ने विद्रोह कर दिया और मुंबई के बंदरगाह पर लंगर डाल दिया और नौसैनिक हड़ताल शुरू हो गई। 22 और 24 फरवरी 1946 को चिंचपोकली, आर्यनगर आदि की जनता ने सड़कों पर उतरकर विद्रोही सैनिकों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वायु सैनिकों एवं नौ सैनिकों की हड़ताल से प्रभावित होकर थल सेना में बगावत फैल गई। जबलपुर भारतीय सिग्नल कोर के 300 जवानों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की और जब आज़ाद हिंद फौज के शाहनवाज खान आदि स्वतंत्रता सेनानियों पर मुकदमा चलाया गया तो उनकी वकालत के लिए जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों उपस्थित हो गए। ये आज़ाद हिंद फौज की राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम का उदाहरण था कि दो विपरीत ध्रुव उनकी वकालत के लिए एक साथ खड़े हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।